नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपनी कमर कस लीजिए, अपने अभ्यास को और मजबूत कर लीजिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल अब आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। और वहीं किसने इस सत्र की अध्यक्षता की थी? विशन नारायण धर ने। अब ये देखिए, कलकत्ता अधिवेशन जो था हमारा वो 1911 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक समाचार पत्र का संपादन किया था जो कनाडा के वैंकूवर से प्रकाशित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि तारकनाथ दास ने जो है वो कनाडा के वैंकूवर से अपने समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। इनका समाचार पत्र का नाम क्या था? फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। बाकी के कथनों में हम देख लेते हैं क्या होगा। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वहीं मैडम भीकाजी कामा ने कहां से किया था? पेरिस से वंदे मातरम। और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने वर्लिन से तलवार को किया था। आइए अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम पहले इसका क्रम व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा ये किस क्रम में है। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, पहला जो है रावर्ट शिष्टमंडल वो 1892 में। इसके बाद आता है डूरन शिष्टमंडल 1893। वहीं हम देखते हैं यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 यानी कि 1903। इसके बाद आता है किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल 1787। आप देख लीजिए इस हिसाब से जो क्रम दिया गया है, इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 4 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को किस वायसराय के शासनकाल के दौरान मणिपुर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले, क्या कह रहा है, इसके गठन से पहले मणिपुर को मिला लिया गया था? देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड लेंसडाउन, यानी कि वायसराय जो थे लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल के दौरान मणिपुर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लेकिन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले मणिपुर को मिला लिया गया था, तो नहीं मिलाया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। देखिए क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में स्थापित हुई थी, ये तो स्पष्ट है, जबकि मणिपुर का पूर्ण विलय 1891 में हुआ था। तो इस आधार पर हमारा पहला कथन करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले एक साइड दिया है लोकप्रिय नाम, उसके पॉपुलर नेम, दूसरी साइड उनके वास्तविक यानी कि रियल नेम दिए गए हैं। देखते हैं इस प्रश्न में जो गलत है वो क्या है, उसका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो लोकप्रिय नाम था उनका वास्तविक नाम विश्वनाथ दत्त नहीं बल्कि नरेंद्र नाथ दत्त था। स्पष्ट है, बाकी के ऑप्शंस आपके जो दिए वो करेक्ट है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पढ़ लेते हैं कथन क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायद-ए-आजम की उपाधि दी थी। वहीं महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। चौथा कह रहा है महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर कथन जो है चौथा वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि नहीं दी थी, बल्कि क्या है ये, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं बल्कि क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत से ही संबंधित है। देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। उससे पहले हम ये देखेंगे, इनको हम सीरीज में थोड़ा लगाते हैं। जैसे जैतपुर का वर्ष क्या था? 1849। वहीं सतारा 1848। उदयपुर का क्या था? 1858 में। ठीक है, इसके बाद भगत 1850।
अब इस आधार पे हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन को निम्नलिखित में से किसने कहा था, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, जो स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्वदेशी ने अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया था। ये स्टेटमेंट किसका था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उस वर्ष पारित किया गया था जब कांग्रेस पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, राजद्रोही सभा अधिनियम में हुई थी। क्या है इसमें पूछा कि किस अधिनियम में? तो यहाँ पर था हमारा राजद्रोही सभा अधिनियम उस वर्ष पारित किया गया था जब कांग्रेस पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। तो यह अधिनियम कब आया था? 1907 में। इसके बाद हम बाकी के अधिनियम भी देख लेते हैं कब आए थे, जैसे हमारा ये फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908 में। वहीं भारतीय प्रेस अधिनियम कब आया था? 1910 में। देखिए इस तरह के चीजों को ना याद करते रहिए वर्षों को, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अभ्यास करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सही है और कौन कौन सा गलत है। तो देख लीजिए, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि केवल जो तीसरा कथन है वो करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन जो है वो तृतीय वर्मा युद्ध से संबंधित है। बल्कि ऊपर के दो कथन गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है वो। वहां पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लॉर्ड रिपन के आगे क्या लिखा है? द्वितीय अफगान युद्ध, बल्कि ये नहीं था। बल्कि करेक्ट क्या है, देखिए द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय पे हुआ था, ना कि लॉर्ड रिपन के समय पे। वहीं पर सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके समय पे हुई थी? लॉर्ड लिटन के नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन के समय पे हुई थी। तो देखिए कैसे ऊपर नीचे के स्टेटमेंट बदल के आपके सामने दे दिए जाएंगे और हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो अभ्यास किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाइसराय लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा जो है शुरू की गई थी। तो अब आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई थी। ठीक है, एक तो ये रहा। इसी प्रश्न में देखिए कैसे और प्रश्न निकल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अब पूछा जा सकता है कि इस समय पे जो है कि कौन सा वाइसराय था यहाँ पर। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय पे आप बताएंगे कि कौन सा वाइसराय उस समय हमारे इंडिया में था। आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयारी को इसी तरह से किया जा सकता है, तो ऐसे करते रहिए, अपने एक एक प्रश्न में और प्रश्नों को सीखते रहिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आइए पहला कथन पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पूछ रहे हैं गलत विकल्प का चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही होगा। पहला क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए क्या है कि यहाँ पर पहला कथन इसलिए गलत है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, ना कि फैजपुर अधिवेशन में, तो हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस आधार पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था हमारा? 1931 में। अभी हम इसका आंसर चूज करेंगे कि किस क्रम में है। पहले हम इसके ईयर्स को देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। वहीं सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। और वहीं दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट कब हुआ था? 1929 में। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए इसका क्या क्रम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3412। देखते हैं आगे अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना उस वर्ष हुई थी जिस वर्ष शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा के समय पर। अब अगस्त घोषणा ये कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं भाई, रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब किस सन में हुई थी? 1925 में। वहीं स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? 1926 में हुई थी। और रॉलेट एक्ट कब आया था हमारा? 1919 में, यानी कि 1919 में। अब देखिए क्या है,
देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब ये भी तो हमें जानना होगा शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैंडलर आयोग कब आया था, तो ऑब्वियसली 1917 में, क्योंकि कह रहा है कि सेम मतलब कौन सी घटना उसी वर्ष हुई थी जब शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैंडलर आयोग आया था। सैंडलर आयोग आया था तो वो 1917 में। चलिए स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विश्व भारती जो है वो शिशिर कुमार घोष नहीं, बल्कि इसका करेक्ट क्या होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर लिख देती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी के ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे कम है पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि साउथ वॉटन द्वीप का जो है वो 5 किलोमीटर ही इसका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। बाकी का देख लेते हैं अपना क्या है। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ, कैंप वेल वे जो है उसका है 426.23 किलोमीटर। वहीं महात्मा गांधी मरीन का है 28.1.5 किलोमीटर। बाकी देख लेते हैं क्या है, माउंट हेरियट का क्या है 46.62 किलोमीटर है। माफी चाहती हूँ, मैं इसको थोड़ा और करेक्ट कर देती हूँ, 46.62 किलोमीटर है। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी बाघ अभ्यारण्य का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये कहाँ पर है टाइगर रिजर्व, एमपी में। बाकी के देख लेते हैं, जैसे सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। देखते चलिए इसको, ओडिशा में है। वहीं ये पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है हमारा, झारखंड में। और लास्ट वाला कौन सा है, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, एमपी में है। देखिए ये जो संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य और पन्ना बाघ अभ्यारण्य है, इसमें सबसे उत्तरी जो है वो है पन्ना बाघ अभ्यारण्य। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, यानी कि मेघालय का नववर्ष कह रहे हैं कि याओ शांग होता है। चलिए ठीक है, लेकिन ये मेघालय का नहीं, बल्कि ये जो नववर्ष है वो कहाँ का है, मणिपुर का नववर्ष है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मणिपुर का ये नववर्ष है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, वैदिक काल से ये संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्षवापा जो है उसका मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि क्या होते हैं, ये होते हैं लेखाकार होते हैं। लिख देती हूँ, लेखाकार होते हैं ये। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या है, अबुल फजल अकबरनामा का फारसी में अनुवाद, फैजी लीलावती का फारसी में अनुवाद, वहीं अब्दुल रहीम बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कह रहा है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अबुल फजल ने जो है वो अकबरनामा को फारसी में लिखा था, ना कि उसका अनुवाद किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन बी, यानी कि जो विश्व रक्तदाता दिवस है वो 23 जून को नहीं बल्कि 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी के देख लीजिए करेक्ट है, इसमें ये तीनों ही करेक्ट है। जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अब आप ये बताइए कि जो बी कथन जो करेक्ट है, इसमें विश्व रक्तदाता दिवस है वो तो 14 जून को मनाया जाता है, लेकिन इस बार की इसकी थीम क्या थी। तो आप बताएंगे इसकी थीम क्या थी, हमें इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, मुगल काल से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन तो ठीक है। देख लेते हैं बाकी के क्यों गलत है, क्योंकि दीवान जो होता है वो समाचार संवाददाता नहीं बल्कि राजस्व विभाग का यहाँ पर प्रभारी होता है। वहीं बख्शी महालेखाकार नहीं होता, क्या होता है, ये सैन्य विभाग के प्रभारी होते हैं। वहीं सदर क्या होता है, शाही पत्राचार नहीं बल्कि न्यायिक विभाग के प्रभारी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंतनाग जो तीर्थकर दिए गए हैं उसका प्रतीक मछली नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पर शाही है। ठीक है, बाकी के आपके जो दिए गए हैं प्रतीक वो करेक्ट है। अब आप हमें बताइएगा ये जो अनंतनाग तीर्थंकर थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक ढांचे की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उर्जित पटेल समिति। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो किसका सदस्य नहीं है? वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सिंध नदी और द्रास नदी का स्रोत है? देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी यानी कि माचोई हिमनद। आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि यहाँ पर प्राइम मेरिडियन की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर नहीं गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से होकर नहीं गुजरती? इसमें देखिए दो चीजें पूछी गई हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इथोपिया और ऑस्ट्रिया। अब देखते हैं ये जो है ना हमारा जिसका ये जो उत्तर दे रहा है वो स्पष्ट और होगा कैसे। प्रधान मध्याह्न रेखा 3 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन आते हैं। वहीं प्रधान मध्याह्न रेखा 5 अफ्रीकी देशों से जो होकर गुजरती है उसके नाम क्या क्या है? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना और टोगो है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे यूपी पीसीएस में अधिकतर पूछे जाते हैं, इन्हें पढ़ते रहिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको इसकी कंट्री दी गई है, एक तरफ आपको इसकी आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है इसमें। तो ये जो सूरीनाम है जो देश, उसकी आधिकारिक भाषा पुर्तगाली भाषा नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर? डच भाषा है। बाकी के कथन आपके करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी अभ्यारण्य पूर्वी मध्य भूदृश्य के अंतर्गत नहीं आता है? क्या पूछ रहा है? ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि दिहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य है वो हमारा ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में फिर ये कहाँ आता है। चलिए देखते हैं आपका आंसर करेक्ट होगा या नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 को प्रतिभूति बाजार की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 बार संशोधित किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसे संशोधित नहीं किया गया था? तो इसे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि गलत है क्योंकि ये 2004 में नहीं बल्कि 2002 में किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 2002 में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि परमाधिकार लेख को हमारे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। बाकी के देख लेते हैं कब किससे क्या लिया गया है। जैसे राज्यपाल का कार्यालय, वहीं न्यायपालिका को किससे लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और आपातकालीन प्रावधान को किससे लिया गया है? ये आप हमें बताएंगे, अभ्यास भी तो करना है ना आपको। तो चलिए आंसर दीजिएगा इसका हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की बात कर रहा है 1990 में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा पुडुचेरी। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इस विवाद में 3 स्टेट जो थे वो इन्वॉल्व थे और एक यूटी था। तो एक यूटी तो मैंने आपको बता दिया पुडुचेरी था। तो 3 स्टेट कौन कौन से थे? वो थे हमारे कर्नाटक, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर आप बोलते हैं मैडम आपने यूटी और उसमें क्लियर नहीं किया। तो मैं स्पष्ट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, कर्नाटक, केरल, फिर तीसरा आता है हमारा स्टेट इसमें तमिलनाडु। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक यूटी जो है वो पुडुचेरी है और 3 स्टेट्स जो है वो ये है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्य 3 राज्यों की तुलना में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है पूछ रहा है, और उस राज्य का अब हमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़। आइए देख लेते हैं किसमें कितने जो है विधानसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90 यानी कि 90 है, उत्तराखंड में 70 है और झारखंड में 81 यानी कि 81 और हिमाचल प्रदेश में 68 है। अब देखिए ये तो रही अन्य राज्यों की बात। आप किसका एग्जाम देने जा रहे हैं अभी? यूपी का। तो अब आप हमें बताइए कि यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? चलिए हमें बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1963 में पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में इस गठन को किया गया था? देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन सी यानी कि एम रामाकृष्णैया के
अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 371A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य यानी कि यहाँ पर पूछा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतर साक्षरता दर वाले शीर्ष 3, ठीक है, शीर्ष 3 क्या पूछ रहा है इसमें? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा है। शीर्ष 3 जिलों का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और तीसरा क्या है? औरैया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। पहला कथन कह रहा है कि सबसे अधिक जो जेंडर गैप है वो कौन सा जिला है? महाराजगंज बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे कम साक्षरता कौन से जिले में है? मतलब सबसे कम साक्षरता जो जेंडर गैप है वो किस जिले में है? वो इसमें बोल रहा है कुशीनगर में। देख लेते हैं भाई ये गलत है या सही है, या इसमें से कौन सा गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 गलत है। पहला कथन ठीक था। 2 क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कुशीनगर नहीं है बल्कि यहाँ पर कानपुर नगर की बात की गई है, कानपुर नगर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में नहीं है, ये है हमारा तमिलनाडु में। देखिए टाइगर रिजर्व से किस तरह से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अपने इन्वायरमेंट की जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए उस सब्जेक्ट की, इस तरह से क्वेश्चन उससे पूछे जाते रहे हैं हमेशा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ आपको रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका कॉमन नेम दिया गया है। चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा गलत है इसमें। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये जो है ना अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रासायनिक यौगिक है ये वाला, इसका सामान्य नाम इरुसिक अम्ल नहीं है बल्कि क्या है? ये म्यूरिएटिक अम्ल है। मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करती हूँ। म्यूरिएटिक है ये, ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल है। बाकी के आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको धातु, एक तरफ उसके अयस्क दिए गए, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? फेल्सपार है। वही मैग्नीशियम का कीसेराइट है और जिंक का इसमें गैलेना बोल रहा है और टिन का कैसेटराइट है। देखिए ये तीनों तो करेक्ट है, बाकी सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिंक का अयस्क है, गैलेना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को अपने देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान यूपी स्टेट में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई यानी कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये है हमारा झांसी में, ठीक है। इसके बाद भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हापुड़ में है। और तीसरा भी तो भाई यूपी में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा है यूपी में, वाराणसी में है। अब आप हमें बताइएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ पर अवस्थित है। अपने अगले प्रश्न को देखिए, काली मृदा में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसमें कौन कौन से जो तत्व हैं काली मृदा में, खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वो है हमारे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन है। इस आधार पे हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए ये फास्फोरस जो है वो कमी किस किस की इसमें पाई जाती है काली मृदा में? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को विकास के लिए सतत पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2017 को। अगले प्रश्न को देखिए, एंथोसाइनिन वर्णक निम्नलिखित में से किन सब्जियों को लाल रंग प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि गाजर और प्याज को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण नहीं होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए दांत जो है वो प्रोटोजुआ के कारण नहीं होता है बल्कि किसके कारण होता है? कवक या फंगी के कारण होता है। बाकी के जो 3 आपको दिए गए हैं यहाँ पर, वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं प्रोटोजुआ के कारण, बल्कि ये रोग प्रोटोजुआ के कारण होते हैं, जबकि दांत जो हमारा होता है वो किसके कारण होता है? कवक या फंगी के कारण होता है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त विनिमय के कारण होता है? दूसरा पूछ रहे हैं क्या यह रोग वायरस के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि हेपेटाइटिस, और कह रहा है कि हाँ यह रोग वायरस के कारण ही होता है। अब आप हमें देखिए इसमें बताइएगा कि ये जो खसरा है ना वो किसके कारण होता है? बाकी के मैं आपको बता देती हूँ, जैसे चेचक जो है वो हमारा वायरस के कारण, क्षय रोग किसके कारण होता है? वो होता है बैक्टीरिया के कारण। तो आप हमें बताएंगे कि खसरा जो है वो किसके कारण होता है?
मतलब किसके कारण होता है, आप हमें बताइएगा। आगे देख लेते हैं कि मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। आइए अब देख लेते हैं, सारे स्टेट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है उसमें जिससे मध्याह्न रेखा जो है वो गुजरती है। वो है स्टेट्स हमारे यूपी है, एमपी है, इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, फिर आता है हमारा ओडिशा और फिर क्या आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर भी यही है, इसमें दिया गया है ना छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा, इसके साथ साथ और भी स्टेट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि गोबी मरुस्थल, क्योंकि गोबी मरुस्थल जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे कम होता है, पूछ रहे हैं वर्ग किलोमीटर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि शरावती नदी का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें पूछा है गलत विकल्प, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो वोमडिला दर्रा है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से नहीं जोड़ता है, बल्कि किससे जोड़ता है, भूटान से जोड़ता है। इसको अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है। बाकी के आपके ऑप्शंस करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए सही विकल्प का हमें चयन करना है और नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 2 शहतूत रेशम उत्पाद राज्यों का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन यानी कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी कि सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको इसमें उत्पादन में प्रथम और एक तरफ आपको इसमें खनिज लिखा हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं, क्योंकि क्रोमाइट जो हमारा मिनरल है वो गुजरात में नहीं बल्कि उड़ीसा में उसका प्रथम स्थान है उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां पर है, एक उत्तर अमेरिकी देश में है। तो देख लेते हैं जो कथन दिए गए उसमें से कहां पर है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय, जो ये संगठन इसका मुख्यालय है कनाडा में, क्योंकि ये कह रहा है ना कि अमेरिकी देश में, उत्तरी अमेरिकी देश में, तो ये कनाडा में है। बाकी की देख लेते हैं कहाँ पर है। जैसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर है, यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वहीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ पर है, बर्न में है, स्विट्जरलैंड में ही है ये। और आप अब हमें बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना। एक तरफ इनके इन्वेंशंस, एक तरफ इनके इन्वेंटर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं कि कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि ओजोन के जो आविष्कारक हैं वो क्रिश्चियन शोनबीन ही हैं। बाकी के हमें जो दिए गए वो गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है, क्योंकि इंसुलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर पार्क्स नहीं बल्कि कौन है, वो है सर फ्रेडरिक बेंटिक है। ठीक है, वहीं सेल्यूलाइट के जो आविष्कारक है वो हेनरी कैवेंडिश नहीं बल्कि कौन है, सेल्यूलाइट के आविष्कारक कौन है, वो है अलेक्जेंडर पार्क्स हैं। ठीक है, इसको चलिए मैं इस तरह से भी और थोड़ा डिस्प्ले कर देती हूँ। जैसे इंसुलिन के सही आविष्कारक कौन है, सर फ्रेडरिक बेंटिक है। इसके बाद सेल्यूलाइट के जो आविष्कारक हैं वो ये गलत है, तो कौन है उसमें करेक्ट क्या है, सेल्यूलाइट के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर पार्क्स हैं। ओजोन के तो करेक्ट दिए गए हैं। वही हाइड्रोजन के कौन है, हाइड्रोजन के सर फ्रेडरिक बेंटिक नहीं बल्कि कौन है, बल्कि हेनरी कैवेंडिश है। तो आप थोड़ा सा समझ आ रहा होगा इसमें क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। बाकी के मैंने इसमें इस तरह से दिखा दिया ताकि लोकेट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। भारतीय संविधान के भाग के अनुरूप आपको ये दिए गए हैं इसमें ऑप्शंस। तो पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प है वो सही है। तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्यों, इसमें पहला और जो दूसरा है भाग, उसके आगे तो सही लिखा है कि ये भाग जो 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भाग 9A में सहकारी समितियां नहीं बल्कि नगर पालिकाओं के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप हमें बताइए कि सहकारी समितियां जो है वो किस भाग के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के करेक्ट सुमेलित है। ऑप्शन डी में क्यों गलत है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आती है, ना कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत।
ड्यूरालुमिन बनाते समय निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों को समान मात्रा में मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम और मैंगनीज को। निम्नलिखित में से किस अल्कोहलीय पेय में लगभग 40 से 55% अल्कोहल पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन डी यानी कि विस्की में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए यहाँ 31 अगस्त 2021 के लिए कह रहा है ये आंकड़े, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला कथन है कि वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपयोगिता के आधार पर विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1% रही है। दूसरा कथन कह रहा है प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन कम होने के बावजूद भारत पूरे विश्व में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा है। पूछ रहा है कौन से कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन हमारे करेक्ट है। आगे देखते हैं, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार जैव विद्युत की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष तीसरे राज्य का हमें चयन करना है। कब से कब तक की डेट की बात कर रहा है? 31 अगस्त 2021 तक में कौन से ऐसे स्टेट है जिनका जो तीसरे स्थान पर है जो स्टेट, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक है तीसरे स्थान पर। तो टॉप 2 पे कोई होंगे, तो टॉप 2 पे कौन है इस आंकड़े के अनुसार? महाराष्ट्र, फिर है हमारा यूपी, फिर आ जाता है तीसरे स्थान पर कर्नाटक। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प चयन करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार पूछ रहा है इसमें। आइए देखते हैं, पहला कथन है 75 IPO के माध्यम से 75 IPO के माध्यम से इतना जो करोड़ रुपए का आंकड़ा है वो जुटाए गए हैं। दूसरा कथन कह रहा है 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर का के स्तर पर ये पहुंच गया है। तो कह रहा है गलत कौन सा है? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं, दोनों कथन करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? और ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी यानी कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है वो 9% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना इकोनॉमिक सर्वे से है, सेम एज इट इज। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। बैंक ऋणों में वृद्धि दर्ज की गई है, करेक्ट है ये। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सकल NPA में कमी दर्ज की गई है, ये भी करेक्ट है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शुद्ध NPA में कमी दर्ज की गई, तो ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारे तीनों कथन करेक्ट है, तो उपयुक्त सभी कथन ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। चलिए देख लेते हैं, प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा में 30.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा कथन है प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़ाकर 34.5 किलोमीटर हो गई है। पूछ रहे हैं गलत विकल्प का हमें चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन गलत है। पहला इसमें करेक्ट है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 34.5 किलोमीटर नहीं बल्कि 36.5 किलोमीटर यहाँ पर सीमा इसकी बढ़ा दी गई है। तो किसकी तुलना में सीमा बढ़ाने की बात कर रहा है? ये 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रति डे की तुलना में इसको 36.5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार ताप विद्युत की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 31 अगस्त 2021 तक के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें पूछ रहा है, ये कथन हमारे दिए गए हैं, ये जो क्रम दिया गया है देखते हैं कब से कब तक है। पहले इनके ईयर देख लेते हैं, फिर हम इन्हें क्रम में लगाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कब आया था? 1948 में। दूसरा कह रहा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कब आया था? 1961 में। वही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद 1965 में। और फिर इसके बाद अंतिम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी 2009 में। तो अब देख लीजिए, कह रहा है कालानुक्रमिक में लगाना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि पहला आएगा, फिर आएगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सेंड फ्लाई जो है, इसके आगे जो लिखा है टाइफस बुखार, ये गलत है। जबकि क्या होगा यहाँ पर होगा कालाजार। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कालाजार होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ आपके रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज दिए गए, सहायक नदियां दी गई हैं। तो पूछ रहे हैं गलत कौन सा होगा? तो गलत है इसमें रावी नदी, क्योंकि रावी नदी की सहायक नदी पांजरा नदी नहीं है, बल्कि कौन है? बुढ़िल नदी है। कौन सी है? बुढ़िल नदी। माफी चाहती हूँ, बुढ़िल नदी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बुढ़िल नदी है ये, ठीक है, ये नहीं है। अब बाकी क्या आपके करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय भारत की संचित निधि
किस पे? संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। भाई देख लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल की परिलिप्तियां, भत्ते और उनके पद से संबंधित जो अन्य व्यय हैं वो भारत की संचित निधि नहीं बल्कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पर। दूसरा कथन क्यों गलत है? यहाँ पर देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो कथन गलत है। पहला सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाधिवक्ता नहीं बल्कि राज्य का राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2014 में मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला न्यायिक समीक्षा से और दूसरा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट की शक्तियों से ये निर्णय संबंधित था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो ध्यान दीजिए, कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 132, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से हमें गलत विकल्प का चयन करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं इसके कथन क्या है। इसका गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। वहीं इसमें दूसरा कह रहा है इसका गठन भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। अभी तक तो ये दो कथन करेक्ट हो रहे हैं। आगे देखते हैं भाई, मूल रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था है न ही एक संवैधानिक संस्था है, ये भी करेक्ट है। देख लेते हैं अब गलत कौन सा है। इसका मतलब डी गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। सितंबर 2002 में संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा गया था। ये गलत है क्योंकि सितंबर 2002 में नहीं, यहाँ पर 2003 में संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न में गलत क्या है? इस प्रश्न का गलत जो मतलब ऑप्शन है वो है हमारा, कह रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का उत्तर है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन हमारे करेक्ट हैं। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर डैश लिखा हुआ फिर है, उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सितंबर डैश में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट की यहाँ पर बात की गई है। फिर कह रहे सितंबर, कौन से सितंबर? 2014 में। ठीक है, स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कितने अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? दूसरा पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो क्या है इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि 4 जो है, 4 क्या कह रहा है, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए 4 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे इसमें कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा निकल आया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है, पहले ही पढ़ लेते हैं क्या है। विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट। ये तो रहे 4 हमारे कथन। अब करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट, फिर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आप हमें बताइए कि जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके साथ साथ और भी लोग सीख सकेंगे। तो इसी तरह से हमारी वीडियोज में कमेंट के साथ जुड़े रहिए, अपने आंसर्स देते रहिए और दूसरों को भी मदद अपनी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पवित्र उपवन के स्थानिक नाम और दूसरी तरफ इनके स्टेट दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं भाई गलत क्या है इसमें। इसमें जो गलत सुमेलित है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो देवारा काडू जो पवित्र उपवन का स्थानिक नाम है वो तमिलनाडु का नहीं बल्कि कर्नाटक है। यहाँ पर क्या है? कर्नाटक है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इस कथन पढ़ते हैं, क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। यदि किसी पिंड की चाल एक मैक संख्या से अधिक हो तो इसे पराध्वनि चाल कहा जाता है। तीसरा कह रहे हैं, यदि किसी पिंड की चाल 10 मैक संख्या से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है, पराध्वनि चाल कहा जाता है। यहाँ पर अधिक की बात करें इसलिए मैंने इस तरह से एरो बनाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि पहला दूसरा कथन हमारा करेक्ट है, वो सही कह रहा है, तीसरा हमारा गलत है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए, दूरदृष्टि दोष, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है अविन्तुकता, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा कथन हमारा करेक्ट है, जबकि दो जो ऊपर के दिए गए हैं वो गलत है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस का नहीं बल्कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का नहीं बल्कि ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसी तरह से स्टेटमेंट को घुमा देते हैं और हम गलती कर देते हैं छोटी सी बात को लेकर, तो ध्यान देना है, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रधनुष को निम्नलिखित में से किन प्रकाशिक घटनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। तो इसका कथन कह रहा है ऑप्शन डी, इनमें से किसी के थ्रू नहीं देखा जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इमर्शन रॉड के निर्माण में प्रयुक्त धातु नाइक्रोम है। फिर बोल रहे हैं विद्युत बल्ब के निर्माण में प्रयुक्त धातु टंगस्टन है। सीएफएल के निर्माण में प्रयुक्त धातु क्या है, पारा और फास्फोरस। पूछ रहे हैं गलत क्या है, तो इसमें देख लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों कथन हमारे करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन करेक्ट है, पहला इसमें गलत है। आइए चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ निकोटीन और उसके आगे लिखा है तंबाकू की पत्तियों से, थीन कॉफी के बीजों से, कैफीन चाय की पत्तियों से। पूछ रहा है सही क्या है, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है। दो यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कॉफी के बीजों से चाय, कॉफी के जो ये थीन है ना, वो कॉफी के बीजों से नहीं बल्कि चाय की पत्तियों से इसको लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैफीन चाय की पत्तियों से लिखा, जबकि गलत है, वो किसकी है, कॉफी की पत्तियों से। कैफीन है कॉफी की पत्तियों से। आगे देखते हैं, भारत के रामसर स्थलों की सूची में अधिसूचित उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरी की बात की गई है। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट को 2012 में भारत में यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था। पश्चिमी घाट के अंतर्गत कितने राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी घाट को 2012 में भारत में यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था। कितने राज्यों को, इसमें पश्चिमी घाट में कितने राज्यों को शामिल किया गया था, तो 5 को किया गया था। वहीं इसमें लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश को पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो कह रहा है नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं। एक तरफ आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ से संबंधित उत्पाद यानी कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो सही है इसमें बुलंदशहर जिला, वो चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए ही काफी मशहूर है, आपने सुना भी होगा कई बार। इसके बाद देखते हैं बाकी के गलत क्यों, क्योंकि अयोध्या जो है वो उसका संबंधित उत्पाद क्या है, वो है गुड़, ना कि जरी जरदोजी, तो गुड़ है ये यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पर हाथरस गुड़ के लिए नहीं बल्कि किसके लिए फेमस है, हींग के लिए। इसके बाद कासगंज के आगे हींग लिखा है, वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जरदोजी के लिए यहाँ पर उत्पाद सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब आप देखिए, अब वापस हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो ये जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, ये आप हमें बताइए कि यूपी में ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, तो इस
प्रोडक्ट और वन स्क्रीम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो यूपी में कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर आपको हमें बताना है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, प्रश्न कुछ अलग नहीं आते हैं, बस बात यह है कि हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं हमने पढ़ा हुआ है हम स्किप कर देते, तो हमें स्किप नहीं करना है, किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना, अच्छे से इसको पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिया गया था और निम्नलिखित में से कौन सा देश सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष 3 देशों में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इसको 120वां स्थान दिया गया था और जर्मनी जो है इसमें शामिल नहीं है इन देशों में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। सी क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम 1975 में नहीं बल्कि 1976 में था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में ही है। बाकी के गलत क्यों है देख लेते हैं। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सहारनपुर में नहीं बल्कि कहाँ पर है ये? सीतापुर में है, यूपी के सीतापुर में है ये। बाकी कड़क शाह का मजार कहाँ पर है? सीतापुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। ठीक है, यहाँ लिखती जा रही हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें इसके। शाकंभरी देवी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है हमारा सहारनपुर में, सहारनपुर। स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। चलो भाई क्रम में देख लेते हैं। तो देखिए क्रम में देखने के लिए क्या है कि यहाँ पर हमें पहले इसका क्रम थोड़ा सा देख लेना होगा। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में है, इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1900, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देती हूँ इसको, 1916 में है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920। और अब आप हमें देखिए इसका उत्तर, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी है। 1 2 3 4 ये जो क्रम है वो इसी तरह से है। अब ये तो थोड़ी हेल्प हो गई। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जो है वो सन बताइएगा, किस ईयर में इसको स्थापित किया गया था। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये सीतापुर में नहीं बल्कि कहाँ पर है? ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाई डंडा और राई जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में ये नृत्य किए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पांड्या साम्राज्य की राजधानी वंजी, वहीं चोल साम्राज्य की राजधानी कुरुवुर, वहीं चेरा साम्राज्य की राजधानी उरेयूर है। यहाँ पर तो ये कह रहा है, देख लेते हैं सही क्या है। इसमें कह रहा है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इनमें से कोई भी कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पांड्या साम्राज्य की राजधानी वंजी नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है? मदुरै है। ठीक है, मदुरै है ये। इसके बाद दूसरा है चोल साम्राज्य की राजधानी, वो कुरुवुर में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है? उरेयूर में है, उरेयूर में है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, उरेयूर में है। और चेरा साम्राज्य की राजधानी वंजी में है ये, तो स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोलों, पांड्यों और चेरों के 3 प्रारंभिक साम्राज्य डैश के चावल उत्पादक क्षेत्र में उभरे थे। प्रश्न का इसका क्या उत्तर है? ऑप्शन ए, यानी कि तमिलाकम के चावल उत्पादन क्षेत्रों में उभरे थे ये साम्राज्य। महायान संप्रदाय की शिक्षाओं के अनुसार बोधिसत्व में कितने गुण होने चाहिए? और प्राणिधान शब्द का क्या अर्थ है जो बोधिसत्व का गुण है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर पूछा है कितने गुण होने चाहिए, तो यहाँ पर 10 गुण होने चाहिए। प्रणिधान शब्द का क्या अर्थ होता है? वो है दृढ़ संकल्प, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल के आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इंडो यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्के आरंभ किए थे। ठीक है भाई, सातवाहन शासक भारत में व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। गलत इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सातवाहन शासक द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर कुषाणों की बात की गई है। ठीक है, यहाँ कुषाण शासक भारत में व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप शासक नहपान से संबंधित है प्रश्न। तो कह रहे हैं कि इनके अमात्यों में से एक आर्यमन का अभिलेख पुणे जिले में पाया गया है, वहीं इनके सिक्के अजमेर और पुणे में पाए गए हैं। इनके कुछ दान किए गए अभिलेख नासिक और महाराष्ट्र की कार्ले गुफाओं में पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गलत जो है वो केवल 2 है।
बाकी के कथन करेक्ट है। अब देखिए दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इनके सिक्के अजमेर और पुणे में नहीं बल्कि अजमेर राजस्थान में तो पाए गए हैं। देखिए अजमेर के राजस्थान में जो अजमेर है उसमें तो पाए गए हैं, लेकिन पुणे में नहीं पाए गए। क्यों? क्योंकि ये नासिक यानी कि महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी महाजनपद का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद है। निम्नलिखित में से किस आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? संन्यास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसमें सर्ववर्मन के शासनकाल से ये प्रश्न संबंधित है। पहला कथन है राजस्थान के निवाड़ जिले में मिले असरगढ़ अभिलेखों में दामोदर गुप्त पर उसकी जीत का उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? असरगढ़ अभिलेखों में निमाड़ को दक्कन में मौखरियों की सीमा चौकी के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन करेक्ट है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की बात नहीं की गई थी, बल्कि एमपी के निवाड़ जिले में मिले असरगढ़ अभिलेखों में दामोदर गुप्त पर उसकी जीत का अभिलेख किया गया है। किसमें किया गया है? देखिए फिर से लिख देती हूँ इसको यहाँ पर मैं, एमपी में। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बदामी के पश्चिमी चालुक्यों में से एक शासक जिसने फारसी राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूतावास भेजा था, इस दूतावास के स्वागत को अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया है, उस शासक का नाम यहाँ पर उल्लेख करना है हमें। तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जो था उसके शासक के नाम वहां पर उल्लेख किया गया है। और इसका शासनकाल कब से कब तक का था? 610 से 642 ईस्वी। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कांची के पल्लवों में से महेंद्र वर्मन प्रथम से ये संबंधित है। आइए पहले कथन पढ़ते हैं। वह कला के एक महान संरक्षक थे, वे स्वयं एक कवि और एक संगीतकार भी थे। इन्होंने मत्त विलास प्रहसन को लिखा था। वहीं इन्होंने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाया था। वह आरंभ में बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपार के प्रभाव से शैव धर्म को अपना लिया था। पूछ रहा है कि पल्लवों में से महेंद्र वर्मन प्रथम से संबंधित ये जो कथन है उसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें गलत होगा हमारा ऑप्शन डी, ये वाला हमारा गलत है। देखिए अब इसमें ये जो चौथा कथन जो गलत है ना, वो गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध नहीं थे, बल्कि कौन थे वो? वे आरंभ में जैन थे। बाकी का ठीक है इसमें स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना। ये देखिए क्या इसमें सेंटेंस दिया गया है। इनके अभिलेख में इनकी हूणों गुर्जरों के शासक संभवतः मिहिर भोज और द्रविड़ों पर उनकी जीत का उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि देवपाल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, बाकी की ये गलत कह रहा है। देख लेते हैं क्यों। लक्ष्मण मंदिर तो जो है वो यशोवर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके बाद जो विश्वनाथ मंदिर है वो विद्याधर द्वारा नहीं बल्कि धंगदेव द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पर लिख देती हूँ, नीचे वैसे लिखा है ये, धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। वहीं कदरिया महादेव मंदिर धंगदेव के द्वारा नहीं बल्कि विद्याधर द्वारा इसको, यहाँ पर देखिए, विद्याधर द्वारा इसको बनवाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। करकोटा राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए पहले इनका क्रम देख लेते हैं। देखिए दुर्लभ वर्धन का शासनकाल कब से कब तक का था? इसमें कब से कब तक का था? 598 से लेकर 634 ईस्वी तक। इसके बाद यहाँ पर ललितादित्य का शासनकाल कब से कब तक का था? 697 से 733 ईस्वी तक। वहीं हम देखते हैं वज्रादित्य का 734 से लेकर 741 ईस्वी तक। स्पष्ट हो रहा होगा एकदम। जयपीठ का कब से कब तक का था? 745 ईस्वी से लेकर 776 ईस्वी तक का था। तो देख लीजिए इसका क्रम क्या होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो दिए गए थे वो सही क्रम में लगे हैं। उनके वर्ष यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, चाहे तो नोट्स बना ले, इनको रिवाइज कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? दिल्ली सल्तनत के काल में स्थापित केंद्रीय विभाग के बारे में पूछ रहा है।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दीवाने इंशा जो है वो पत्राचार विभाग के लिए ही है। बाकी देख लेते हैं गलत क्यों है। जैसे दीवाने इश्तियाक किसके लिए है, कृषि विभाग के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, ये पेंशन विभाग के लिए है, ये पेंशन विभाग के लिए है। वहीं दीवाने को ही बकाया विभाग के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए है, ये यहाँ पर है कृषि विभाग के लिए। देखिए ऊपर नीचे इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा और हमें कंफ्यूज कर देंगे वो एग्जामिनर, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दीवाने मुस्तखराज पेंशन विभाग के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए था, ये यहाँ पर बकाया विभाग है, ये बकाया विभाग है ये। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटक के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिया गया अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में कम है। 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, इसके बाद दे रहा है स्थानीय निकाय अनुदान सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुदान, वहीं आपदा प्रबंधन अनुदान संघ का हिस्सा, और कह रहा है चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि स्थानीय निकाय अनुदान सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान है ये। वर्ष 2019 में देश में मवेशियों की कुल संख्या लगभग कितने मिलियन थी। पिछली गणना की तुलना में वर्ष 2019 में देश में मवेशियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी इसमें। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए ना वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आंसर, नो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नो आंसर इज करेक्ट हियर। तो अब क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो भाई पता होना चाहिए हमें, हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 192.49 मिलियन यहाँ पर है करेक्ट आंसर इसका। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में निम्नलिखित में से किस मवेशी की संख्या सबसे अधिक थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बकरियों की कुल संख्या सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग कितने खाते खोले गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 52 लाख खाते खोले गए थे। डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2018 यहाँ पर आधार अवधि दी गई है में 100 से बढ़कर सितंबर 2021 में डैश हो गया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संदर्भ में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 304 लगभग। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष 10 निर्यात की गई वस्तुओं की सूची में डैश का निर्यात एक नई जोड़ी गई वस्तु है। तो क्या नई जोड़ी वस्तु गई है इसमें, ऑप्शन ए यानी कि एल्यूमिनियम और उसके उत्पाद का निर्यात एक नई वस्तु जोड़ी गई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ये उत्तर प्रदेश के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में पूछ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण लगभग 22,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का कुल वन आवरण वृक्ष आवरण उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र का 9% है। तो ये हमारे दोनों ही कथन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वनावरण भदोही जिले में है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर जिले में दर्ज की गई है। वनावरण में सबसे अधिक कमी लखीमपुर खीरी जिले में दर्ज की गई है। इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा यानी कि पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिले में इसको नहीं दर्ज किया गया इसकी कमी को, बल्कि सोनभद्र जिला है यहाँ पर। ठीक है, सोनभद्र जिले की बात की गई है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश राज्य में आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है। यहाँ पर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में पूछ रहा है यूपी के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पहाड़ी जिलों की संख्या यूपी में 0 है, वहीं आदिवासी जिलों की संख्या यहाँ पर 1 है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में खुले वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग डैश प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है यहाँ पर, 3.5% है। आगे देखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार मैंग्रोव आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर 17 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न को देखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई भी जिला नहीं आता है, कोई भी राज्य यानी कि नहीं आता है, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर कोई भी राज्य नहीं आता है इनमें से। तो कौन कौन से राज्य आते हैं वो देख लेते हैं। एमपी आता है इसमें, फिर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या आता है, छत्तीसगढ़, फिर आता है ओडिशा, फिर क्या आता है इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र।
ठीक है, तो इसका ये सही क्रम है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। भारत में पहाड़ी जिलों की संख्या 140 है, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या सबसे कम है, सबसे अधिक है, सॉरी यहाँ पर सबसे अधिक लिख रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं गलत क्या होगा, तो इस ऑप्शन बी जो है केवल कथन 2 गलत है, दूसरा इसमें गलत है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q421 के अनुसार गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी कि भारत का 52वां स्थान नहीं बल्कि ये 51 है, ठीक है, 51वां स्थान है यहाँ पर। चलिए बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के डैश संस्करण में, यहाँ पर डैश दिया गया है, महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर 5वें संस्करण में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि HDFC ने, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है HDFC बैंक ने की है, तो ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है। हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, वहीं हाल ही में हरियाणा के किस जिले के सूरजकुंड में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरदार वडी मुखामेदोव जो है वो इसके राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के चुने गए हैं। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में, ठीक है, किस जिले के सूरजकुंड में कह रहा है, फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित VNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि महिला एकल जो है वो इका स्विटेक को ही मिला है, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। देखते हैं, और पुरुष एकल किसको मिला है, यहाँ पर टेलर फ्रिट्ज को। वहीं महिला युगल किसको मिला है, यहाँ पर इनको नहीं मिला है, बल्कि जू यिफान किसको मिला है, जू यिफान येंग जाओ शुआंग को मिला है। वहीं पुरुष युगल इनको नहीं मिला है, बल्कि किसको मिला है, जॉन इस्नर को मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को किस देश की सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मालदीव को। इसमें क्या है, मालदीव के, क्या लिखा है, सही से पढ़ते हैं फिर से, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव देश की सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हेयर योरसेल्फ का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रेम रावत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 16 वर्षीय डैश ने डैश के रेकजाविक में आयोजित प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर प्रज्ञानंद जो है, यहाँ पर 16 वर्षीय के बाद लिखा, आर प्रज्ञानंद ने आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में डैश से बढ़कर 17 महीने में उच्च स्तर डैश पर पहुंच गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, किस देश ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफ्स्ट्रूम में आयोजित FIH, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और हाल ही में फाल्गुनी नायर को इवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। वह किस कंपनी की संस्थापक है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीदरलैंड और नाइका। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर करेक्ट सही से लिख देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जनवरी माह में मनाया जाता है। तो देखिए हमारा जो विश्व कला दिवस है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। जो हिमाचल दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी तो दिया गया, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये जो हमारा है विश्व अनाथ दिवस वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं, इस कारण से इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। चलिए अब आप हिमाचल दिवस के बारे में बताएंगे कि कब मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा
किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और निम्नलिखित में से क्या लिखा है यहाँ पर, किसे इनम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इसमें पहला कथन क्या कह रहा है? ओलंपिक ट्रिपल जंप में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर डेनिलोविच सानेव का हाल ही में निधन हो गया है। दूसरा कथन है, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा स्वचालित उत्पादन नियंत्रण राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस प्रश्न का पूछा है गलत विकल्प कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? यहाँ पर 2 बार की बात नहीं बल्कि 3 बार की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को पुडुचेरी को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को किस बैंक ने अपना ब्रांड एंडोर्सर चुना है? और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए इनको यहाँ पर ब्रांड एंडोर्सर चुना गया है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा नवाचार नीति 2.0 छात्र स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों 2020 की घोषणा की गई है, उससे संबंधित हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र में मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाकी के देख लेते हैं गलत क्यों है। यहाँ पर देखिए, सर्वश्रेष्ठ जिला जो पश्चिमी क्षेत्र में है ना, वो पुणे महाराष्ट्र नहीं बल्कि कौन है? इंदौर है, जो कि एमपी में है। सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र में कौन सा है? यहाँ पर ये नहीं होगा बल्कि क्या होगा? तिरुवनंतपुरम केरल। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जिला जो पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा है वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि वो क्या है? पूर्वी चंपारण बिहार और गोंडा झारखंड यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड स्टार को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया द्वारा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? ऑप्शन सी, यानी कि आलिया भट्ट को। हाल ही में किस राज्य के ग्रीन मैल विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? और हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात और लखनऊ। हाल ही में भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम का अनावरण किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। आगे देखिए, हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने यूएस वीडियो गेम डेवलपर बंगी इंक को $1 बिलियन में खरीदा है? हाल ही में किस देश ने कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से 3.3 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्षमता वाले परम प्रवेगा को स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। हाल ही में एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वह निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। वर्ष 2022 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुने गए राज्यों से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित है ये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20,000, यहाँ पर देखिए 20,000 लिखा हुआ है, करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम
गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 100। आगे देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना से लगभग कितने लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा? इसमें तो कितने को लाभ मिलेगा? 9 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले में मेड इन इंडिया इत्र हाल ही में डैश में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। तो कहां पर किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। तो ये तो हमारे रहे आज के सारे प्रश्न। तो मैं आशा करती हूँ आपसे कि आपको हमारी ये सीरीज अच्छे से समझ आ रही होगी और पसंद आ रही होगी। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर उस पर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सही समय पर उसे देख सके और अपने जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए अच्छे से अभ्यास कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।